दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन अपने पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सबूत वो छोड़ ही जाता है जिससे वो केस खुल जाता है और वो सलाखों के पीछे होता है। बहुत सारे ऐसे मेल आ रहे थे जिसमें ये कहा जा रहा था और ये पूछा जा रहा था कि कोई भी ऐसी परफेक्ट क्राइम या कोई ऐसी परफेक्ट स्टोरी जिसमें जो क्रिमिनल है आज तक पकड़ा ना गया हो। तो आज एक ऐसी कहानी है 1987 की, 1987 की। और आज हम 2025 में बैठे हैं और आज तक वो जो जिसने क्राइम करा है आज तक वो पकड़ा नहीं गया है। और मुंबई पुलिस ने इसको खुद एक परफेक्ट चोरी या परफेक्ट क्राइम माना है। इसको परफेक्ट क्राइम का नाम दिया है, क्योंकि इतना परफेक्ट तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से उसने क्राइम करा था कि कई पुलिस ऑफिसर इसमें उन्होंने इसमें कोशिश करी इसको सॉल्व करने की, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है। तो कहानी है, आप एक ज्वेलरी शॉप में एक लूट की, एक चोरी। बहुत अच्छे तरीके से आपने पिक्चर देखी होगी स्पेशल 26, जिसमें अक्षय कुमार, मनोज वाजपेयी, अनुपम खेर, और फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरीके से 26 लोग और ये अक्षय कुमार जो फिल्म का हीरो है किस तरीके से एक ज्वेलरी शॉप को लूटते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो वो तो खैर फिल्म है, लेकिन जो एक हकीकत कहानी है ये मुंबई की है। कहानी है 1987, 19 मार्च। एक ज्वेलरी शोरूम है वहाँ पर जिसका नाम है तिरुभुवन दास भीमजी ज्वेलरी। वहाँ से एक फ़ोन आता है क्राइम ब्रांच के ऑफिसर को, जिनका नाम है अरविंद इनामदार। और तिरुभुवन दास भीमजी ज्वेलरी के जो मालिक हैं वो उनको बताते हैं कि आपके यहाँ से हमारे यहाँ पर सीआईडी का एक ऑफिसर आया था और उन्होंने यहाँ पर रेड मारी और वो हमारे यहाँ से करीब 25-30 लाख रुपए और काफ़ी सारी ज्वेलरी वो लेकर गया है और उसने कोई रसीद नहीं दी है। अब ये सुनकर जो अरविंद ईमानदार होते हैं उनका एकदम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी अगर रेड मारता है, कोई भी सीबीआई या जो भी रेड मारेगी तो वो लोकल पुलिस को इस बात की इन्फॉर्मेशन देगी या उनका उनका सहयोग लेगी। तो जो लोकल पुलिस होती है वो उनके साथ होती है। और वो खुद क्राइम ब्रांच के एक ऑफिसर थे, तो वो कहते हैं हमारी जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं कि आपके यहाँ रेड के कोई आदेश आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ रेड हुई है और आप एक बार आ जाइए। अब क्योंकि ये ज्वेलरी शोरूम ऐसा था कि जो मुंबई के अंदर सबसे बड़ा भरोसेमंद और सबसे शुद्धता के मामले में सबसे ज़्यादा भरोसा लोग इसी पर करते थे, जिसका मैंने नाम आपको बताया, तिरुभुवन दास भीमजी ज्वेलरी। तो अरविंद ईमानदार वहाँ पर अपनी टीम को लेकर पहुँचते हैं और जाकर जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि एक आदमी आया था जिसने अपना नाम मोहन सिंह बताया और वो सीबीआई का ऑफिसर है और पूरी टीम और लेकर आया था। 26 ऑफिसर उसके साथ थे, बस भरी हुई है। और वो अंदर आया और उसने आकर अपना हमें सीबीआई का आई कार्ड दिखाया और रेड के ऑर्डर दिखाए और उसने कहा कि आपके यहाँ कुछ हमें रेड करनी है। और उसके बाद फिर उसने सारे जो हमारी ज्वेलरी हैं इकट्ठी करनी शुरू करी और उसके पास सील लिफाफे थे, जो सरकारी सील लिफाफे होते हैं। वो एक एक ज्वेलरी लेता रहा और एक लिफाफे में डालता था और उसके ऊपर भारत सरकार की मोहर लगाता था। उसके बाद फिर दूसरी ज्वेलरी को दूसरे एनवलप में डालता था और उसके ऊपर भारत सरकार की मोहर लगाता था। और इसी तरीके से उसने जितनी भी ज्वेलरी है पूरी शोरूम के अंदर, तो बताते हैं कि जो वहाँ के कर्मचारी थे उसने उनकी भी मदद ली। और जो वहाँ पर प्रताप जावेरी उस टाइम मौजूद थे, जो उसके मालिक थे, तो उनके पास एक लाइसेंसी एक रिवाल्वर था, जो जाहिर सी बात है जो ज्वेलरी की शॉप है तो उसके आधार पर उनको मिला हुआ था। तो उसने वो भी उनसे ले लिया और वो भी अपने बैग में रख लिया। तो कुल मिलाकर उसने सारी जितनी भी ज्वेलरी शोरूम के अंदर थी वो सारी बिल्कुल सरकारी लिफाफों में पैक करी और उसके ऊपर सरकारी मोहर लगाई। और उसके बाद में फिर जितने भी पैसे थे वो भी उसने एनवलप में डाले, उस पर भी मोहर लगाई और सारी चीज़ें लेकर उसने एक ब्रीफ केस में रखी और एक बैग में डाली। और उसके बाद वो ज्वेलरी शॉप से जब आया था तो उसने शटर बंद करा दिया था और वो निकलता है, शटर खोलता है और बाहर एक बस खड़ी होती है और उसके अंदर वो जाता है और वो वहाँ से गायब। अब क्योंकि काफ़ी देर उनको हो जाती है और जब वो लेकर जा रहा था तो जो प्रताप जावेरी हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें इसकी कोई स्लिप दे दीजिए। तो उसने बड़े रौब से कहा कि मिल जाएगी और वो ये कहकर वहाँ से चला गया था।
अब जो अरविंद ईमानदार जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी आए तो उन्होंने पूछा कि आपको उस पर शक क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि उसका जो बात करने का स्टाइल था और जो उसका अंदाज़ था वो इतना गजब था कि एकदम जैसे एक पुलिस अधिकारी बात करते हैं या शुद्ध हिंदी में जो बात करते हैं, वो बिल्कुल वही वर्ड यूज़ कर रहा था। और उसकी आँखों में मतलब इतनी सख्ती थी कि हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि हम उससे कोई बहस कर सकें, और ना ही हमें उस पर एक पल भी हमें उस पर कोई ऐसा शक नहीं हुआ। हमें लगा कि हमारे जो शोरूम है उस पर सचमुच रेड हो रही है, क्योंकि जो उनके दोस्त थे उनके यहाँ पर रेड हुई थी तो उनको पता है कि किस तरीके से हुई थी और वो कैसे जो रेड के कागजात दिखाते हैं और जो अपना आई कार्ड दिखाते हैं, सारी चीज़ उसने बिल्कुल उसी तरीके से दिखाई थी। और जो उसकी वर्डिंग थी और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लुट रहे हैं। हमको बिल्कुल ये लग रहा था कि रेड पड़ी हुई है और जो भी है ये अधिकारी हैं, क्योंकि उसने अंदर आते ही ये कहा था कि हम अ, आपके यहाँ पर रेड कर रहे हैं और बाहर हमारी पूरी टीम खड़ी हुई है बस के अंदर, और अगर तुमने हमारा सहयोग नहीं करा तो मैं सबके सबको अंदर बुला लूँगा। तो वो बताते हैं कि हमने बाहर देखा तो बस खड़ी हुई थी, तो हमें उस पर शक नहीं हुआ। और उसने बड़े ही शांति के साथ करीब 45 मिनट उसको ऐसी लगी, उसमें सारे एक एक पीस उसने पैक करा और एक एक चीज़ उसने सूटकेस में डाली और बड़े आराम के साथ में वो फिर बस में बैठकर वहाँ से निकल गया। अब अरविंद ईमानदार जी शोरूम से बाहर जाते हैं तो जाकर वो चौंक जाते हैं कि वो बस वहाँ पर करीब एक भीड़ लगी हुई है, जो अधिकारी वहाँ जो लोग हैं वहाँ खड़े हुए हैं। तो वो जाकर उनसे पूछते हैं आप लोग कौन हो, तो वो बताते हैं कि हम सीबीआई ऑफिसर हैं और हमने कल ही ज्वाइन करा है। तो वो कहते हैं यहाँ पे क्यों आए हो, कहते हैं कि हम यहाँ एक ट्राई रेड मारने के लिए आए हैं और जो हमारे ऑफिसर हैं अभी अंदर उन्होंने रेड मारी थी और उनके पास सूटकेस और बैग थे। तो वो कहते तुम कहाँ से आए हो, तो कहते हैं कि हम जो ताज होटल है 5 स्टार होटल है हम वहाँ से आए और हमारी कल ही ज्वाइनिंग हुई है। और सबके सब 26 के 26 वो आई कार्ड दिखाते हैं सीबीआई। अभी देखकर वो चौंकते हैं कि उनसे पूछते हैं, उनको थाने लाते हैं, पूछते हैं भी क्या हुआ कैसे हुआ। तो वो बताते हैं कि कल जो एक अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके अंदर एक ऐड आया था 17 मार्च 1987 को। एक ऐड आया, उसके अंदर लिखा था डायमंड ग्रेजुएट इंटेलिजेंट ऑफिसर पोस्ट एंड सिक्योरिटी पोस्ट के लिए हमें जो ऑफिसर चाहिए, मतलब जानदार शानदार होनहार ऐसे हमें ऑफिसर चाहिए। और 18 मार्च सुबह 10 से 5 बजे तक तो उस ताज होटल का एक हॉल उसने बुक किया हुआ था कि हमें वहाँ पे बुलाया बुलाया गया था। और हम उस मुंबई के ताज होटल में पहुँचे और उस हॉल में गए और वहाँ पर जाकर तो हमें वो बंदा मिला, उसका नाम था मोहन सिंह। और वहाँ पर जाकर उसने फिर हमारा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू भी इतना परफेक्ट था जिस तरीके से एक जो फ़ौज हैं या पुलिस वाले जिस तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, बिल्कुल वही उसकी बॉडी लैंग्वेज कि आप क्यों क्यों फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, आपके अंदर देशभक्ति कितनी है, आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, आप जान देने से पीछे तो नहीं हटोगे, आप कितने ईमानदार हो। तो उसके सारे सवाल ऐसे थे कि और बहुत सारे वहाँ पर लोग पहुँचे थे। तो उनमें से फिर 5 बजे तक इंटरव्यू होता है और वो बताता है कि 5 बजे के बाद मैं ये बात बताऊँगा कि कौन तुम में से सेलेक्ट हुआ और कौन नहीं हुआ है। तो सब ये लोग जो थे हॉल में इंतज़ार करते रहते हैं और फिर कुछ देर बाद वो वहाँ पर आते हैं और आकर 26 लोगों का नाम वो बताते हैं कि ये लोग सीबीआई में सेलेक्ट हो गए हैं और ये भर्ती हो गए हैं और इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा कल। कल उन 26 लोगों को फिर से उसी हॉल में बुलाया जाता है। अब लोग बहुत खुश, बड़ी आसानी से एक सीबीआई की सरकारी नौकरी लग गई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आदमी को। सब सुबह को वहाँ पर 26 के 26 वक्त से पहले पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर मोहन सिंह वहाँ पर फिर प्रकट होते हैं और आके सबको सीबीआई का जो आई कार्ड होता है सबको दिया जाता है। अब सब के सब बहुत खुश होते हैं कि हम जो है सीबीआई के ऑफिसर बन गए हैं। अब उनको मोहन सिंह बताते हैं कि थोड़ी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि हम किस तरीके से रेड करते हैं और उसका क्या तरीका होता है, एक ट्राई रेड मारनी है हमें। तो अब वो उसी होटल से जो ताज होटल है वहीं से एक बस बुक करते हैं, क्योंकि एक काउंटर होता है जहाँ पर आप टैक्सी बस या कोई भी चीज़ फ्लाइट वगैरह बुक करा सकते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, एक लग्जरी वोल्वो बेहतरीन बस वहाँ से वो बुक करते हैं और उन 26 के 26 को लेकर उसके अंदर बैठते हैं और वो पहुँचते हैं त्रिभुवन दास भीमजी जावेरी, जो मुंबई के अंदर सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप थी वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर कहते हैं कि जी हमें वो यहाँ उन्होंने बाहर छोड़ दिया और वो गए थे अंदर और उन्होंने हमसे कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ और कोई अगर परेशानी होगी या मुझे तुम लोगों की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें आवाज़ लगाऊंगा, तुम आ जाना, नहीं तो तुम जब तक यहीं खड़े रहो। और करीब 45 मिनट तक हम यहीं ज्वेलरी के बाहर खड़े रहे
और उसके बाद वो आए, बैग और ब्रीफकेस उनके हाथ में सारी चीज़ें थी। उन्होंने कहा कि मैं बस में इसी बस में बैठकर कहीं दूसरी जगह एक ट्राई रेड मारनी है, वहाँ पर जा रहा हूँ, जब तक तुम यहीं पर खड़े रहो। अब पुलिस होटल पहुँचती है, वहाँ पर जाकर देखती है कि कोई बस बुक करी थी, तो पता लगा यहाँ बस बुक करी थी, और वो तो यहाँ पे आया भी था बस में, मोहन सिंह यहाँ पे आए थे, और उन्होंने बस वापस कर दिया और सबके पैसे दे दिए, होटल वगैरह सारी चीज़ के, जो हॉल वगैरह उन्होंने बुक करा था। और यहाँ से फिर उन्होंने एक टैक्सी बुक करी थी और उस टैक्सी में वो निकल गए। अब जो अरविंद ईमानदार होते हैं, सीधा वो टैक्सी का पता लगाते हैं कि किसकी थी, कैसे बुक हुई। तो जाहिर सी बात है, वो होटल से बुक हुई थी, तो सारी चीज़ें थी। उसको ड्राइवर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने उसको कहाँ छोड़ा। तो टैक्सी ड्राइवर बताता है कि जिस जगह उसने छोड़ा, कि बिल्कुल रोड पे ही वो उतर गया था बंदा। तो वहाँ से फिर पता लगता है कि वहाँ से उसने कोई ऑटो किया। अब इसकी एक टीम बनाई जाती है और टीम सौंपी जाती है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एसएम मुशर्रफ साहब को। अब पूरी जांच इनके हाथ में थी और वो सीधा जाते हैं सबसे पहले 5 स्टार होटल ताज में, और वहाँ पर जाकर पता करते हैं कि उसने कोई आईडी वगैरह दी होगी, क्योंकि कोई भी होटल बुक करता है तो कोई ना कोई अपनी वहाँ पर पहचान देता ही देता है। तो होटल में जाकर ये पता लगता है, उसने जो जगह बताई थी वो त्रिवेंद्रपुरम बताई थी और नाम उसका मोहन सिंह था। इसके अलावा उन्हें कोई इससे ज़्यादा जानकारी थी नहीं। अब उनको एक बड़ा अफसोस होता है इस बात का। 2-3 चीज़ें उसके अंदर ऐसी होती हैं जो वो बड़े हैरान होते हैं कि एक आदमी इतने बड़े अखबार में पूरी तरह से ढिंढोरा पीट रहा है और उसके अंदर वो ऐड दे रहा है, जिसके अंदर जिस ऐड को इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद इतने बड़े होटल के अंदर, 5 स्टार होटल के अंदर वो आता है, रूम बुक करता है, हॉल बुक करता है, और उसके अंदर वो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, और अगले दिन फिर वो जो फेक आईडी कार्ड उनको बांट रहा है, और उससे उसके बाद फिर वो सबको एक बस बुक करता है, उस बस में बिठाकर उसी होटल से बस में लेके जा रहा है, और फिर वो वापस वहीं पे आ रहा है और सबके फिर सारा अपना फाइनल कर रहा है। वहीं से फिर वो टैक्सी बुक कर रहा है, और किसी भी पुलिस वाले की या किसी भी नॉर्मल आदमी की, आम आदमी की भी ऐसी नज़र नहीं पड़ी कि सीबीआई के अगर कोई इंटरव्यू होंगे या कोई ज्वाइनिंग होगी तो वो होटल में थोड़ी होगी। वो तो एक अलग ही उनका पूरा प्रोसीजर होता है। जो पढ़े लिखे युवा है उनको भी पता है कि कोई होटल के अंदर ये चीज़ें सारी नहीं होती हैं, और किसी ऐसे पुलिस वाले ने वो अखबार नहीं पढ़ा। तो इस बात की बड़ी उनको मतलब हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो गया कि एक आदमी इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहा है और इतने बड़े ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहाँ पर सारी चीज़ें उसके पास हैं। तो खैर, अब जो मुशर्रफ साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो सारी जानकारी निकालने के बाद फिर उसका कुछ पूछते हैं कि हुलिया कैसा था। तो पता यही चलता है 5 फुट 6 इंच का उनका हुलिया था, और जो बात करने का जो एक्शन था वो साउथ इंडियन था, जो उनकी लैंग्वेज का था। और अब बाकी अच्छे कपड़े थे और एकदम पर्सनैलिटी बढ़िया थी, और शुद्ध हिंदी का मतलब प्रयोग इस तरीके से वो कर रहे थे जैसे एक सीबीआई वाले करते हैं। तो पुलिस वहाँ पर एक मीटिंग बिठाती है और सब अपना अपना उसमें मशवरा देते हैं। तो जो मुशर्रफ साहब का जो उसके अंदर मशवरा यही होता है कि ये आदमी या तो कोई सीबीआई ऑफिसर ही है जो रास्ते से भटक गया और उसने बिना बड़े अफिसरों को बताए और चुपचाप जाकर एक मतलब, या इससे पहले भी छोटी मोटी ऐसी कोई रेड मारी हो और ये भी उसने रेड मारी हो। तो सबसे पहले जो उनका शक जाता है एसएम मुशर्रफ साहब का, वो सीबीआई ऑफिसरों को जितने भी होते हैं वो हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि सीबीआई ऑफिसर इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। क्योंकि अभी भी जो पूरे देश की अगर ये गिनती करी जाए तो करीब 800,000 पुलिस ऑफिसर होंगे, और ये तो कहानी ही बहुत पुरानी है, 38 साल पुरानी। तो उस टाइम तो 300-400 सारे ही होंगे। तो उस टाइम पे सारे पुलिस ऑफिसरों के जो फ़ोटो थे और जो उनके फॉर्म थे, क्योंकि रिकॉर्ड में सब होता ही है, सबके मंगाए गए, और जो ज्वेलरी शॉप वाले थे और जो होटल वाले थे सबको फ़ोटो दिखाए गए, तो उनमें से ऐसा कोई निकला नहीं। उसके बाद फिर वो दिमाग लगाते हैं, ये सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है खुद वो पुलिस ऑफिसर हो, सीबीआई ऑफिसर हो सकता है कि किसी सीबीआई ऑफिसर का दोस्त हो और उसने उससे सारी जानकारी ली हो, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें कर रहा था और जो उसका स्टाइल था बात करने का, बिल्कुल जैसे एक पुलिस अधिकारी बोलते हैं उसी तरीके से बोल रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, और उसके पास कागज़ सारे ऐसे थे। जो रेड का जो उसने पेपर दिया था आके प्रताप जावेरी को, वो भी बिल्कुल एकदम सरकारी, उस पर अशोक स्तंभ और सारी चीज़ें थी। उसके बाद वो जो उसने आईडी कार्ड बांटे थे वो भी बिल्कुल ऐसे थे, और जो वो लिफाफे लेकर गया था जिसमें उसने एक एक ज्वेलरी डाली थी, उसके ऊपर जो सील लगाई थी वो भी बिल्कुल सरकारी। मतलब कहीं ना कहीं ये शक था पुलिस को कि उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीबीआई किस तरीके से रेड मारती है, और उसने बिल्कुल उसी तरीके से सारी चीज़ें करी। उसके बाद
जो टीम थी वो साउथ इंडिया की तरफ जाती है और वहाँ पर जाकर ये सारी चीज़ें बताती है। तो वहाँ पर वो एक आदमी को अरेस्ट करती है और उसके बाद लगता है कि केस खुल गया है, उसको लाया जाता है और उसके बाद उसकी जांच होती है, जो क्रॉस क्वेश्चन उससे करे जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो कभी दिल्ली आया ही नहीं है, ये तो छोटा मोटा चोर है। इस पूरे मामले में सिर्फ वो एक गिरफ्तारी हुई थी। फिर एक ट्रिप मिलती है पुलिस को कि वो दुबई चला गया। तो जो क्राइम ब्रांच की टीम है दुबई जाती है, तो वहाँ से भी वो खाली हाथ आती है, तो वहाँ से भी कुछ ऐसा उसको मिलता नहीं है। और ये लगाओ आप, ये कब की कहानी है, करीब 38 साल हो गए हैं आज तक इस मोहन सिंह का, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है उसका नाम भी ये असली है मोहन सिंह, हो सकता है नाम भी उसका फेक हो, क्योंकि उसने रूम जो है वो मोहन सिंह के नाम से बुक कराया था। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो मोहन सिंह ही था या किस धर्म से था या कौन सी जगह से था। बस उसकी जानकारी सिर्फ इतनी है पुलिस के पास आज भी कि 5 फुट 6 इंच उसकी हाइट है और रौबदार उसकी कदकाठी है। और जो मोहन सिंह है ये उसका पक्का नाम नहीं है, पुलिस भी ये मानती है। और एकदम ये जो स्पेशल 26 जो फिल्म बनाई गई अक्षय कुमार की, ये भी शायद इसी से पटकथा उसकी ली गई हो। और आज तक की वो एकदम परफेक्ट रॉबरी है, जो उस टाइम पे 2 से साढ़े 3 करोड़, क्योंकि ये 2 से साढ़े 3 करोड़ की फिगर भी इसलिए है क्योंकि जो ज्वेलरी के मालिक हैं उन्होंने ये भी पूरा कंफर्म नहीं बताया, क्योंकि जितनों के सरकारी बिल होते हैं तो आदमी उतने ही दिखाता है। 25 लाख रुपए उस टाइम पर कैश, और अगर 2 करोड़ की भी आप ज्वेलरी मान लो तो उस टाइम के हिसाब से बहुत थी, क्योंकि उस टाइम उसकी उम्र करीब 40 के आसपास बताते हैं और 38 साल हो गए, तो उसकी अब अच्छी खासी उम्र होगी, करीब 78। तो जाहिर सी बात है आज भी अगर वो देखता होगा और ये सुनता होगा तो हंसता होगा कि देखो मैंने कितनी परफेक्ट चोरी करी, अगर वो ज़िंदा हुआ तो। और आज तक पुलिस मुझे नहीं पकड़ पाई, जो मुंबई की पुलिस है मुझे नहीं पकड़ पाई। तो ये थी एक परफेक्ट चोरी, जो बहुत सारे लोगों ने ये मुझे मेल करे थे, एक परफेक्ट चोरी की स्टोरी सुनाए। बाकी आपको ये कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, और कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को अगर आपने लाइक नहीं और सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।